going to use the hook called as use state. तो यहाँ पे ये देखो, ये एग्जांपल दिख रहा है, const प्रोडक्ट डेटा कॉमा सेट प्रोडक्ट डेटा इक्वल टू यूज स्टेट। तो यूज स्टेट क्या करता है? यूज स्टेट एक बिल्ट इन हुक है। यूज स्टेट इज अ बिल्ट इन हुक। ये दो चीजें रिटर्न करता है। when you actually use this or when you invoke this use state, it will it will return two things. It is going to return two things. तो जीरोथ इंडेक्स पे बेसिकली वो एरे रिटर्न करता है। जीरोथ इंडेक्स पे वो प्रॉपर्टी रिटर्न करता है। तो उस प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या दिया है? टेल मी इन दिस एग्जांपल व्हाट इज द प्रॉपर्टी नेम? प्रोडक्ट डेटा। मतलब जैसे आपके एम्प्लॉय क्लास में, जावा के एम्प्लॉय क्लास में यू आर हैविंग, ओके, यू आर हैविंग यू आर हैविंग द प्रॉपर्टीज लाइक empid नेम सैलरी, वैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम क्या हुआ? प्रोडक्ट डेटा। एंड फर्स्ट इंडेक्स पे वो फंक्शन रिटर्न करेगा जिसके थ्रू आप उस प्रोडक्ट डेटा का वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो प्रोडक्ट डेटा का वैल्यू चेंज करना है तो इस सेटर फंक्शन के थ्रू ही करना है। ये प्राइवेट होता है, ये कंपोनेंट के अंदर भी डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकता। ओके, सो अगर आपको उस प्रॉपर्टी पे काम करना है, वैल्यू चेंज करना है, तो किसके थ्रू करना है? फर्स्ट इंडेक्स पे एक फंक्शन रिटर्न होगा, सेटर फंक्शन। उस सेटर फंक्शन के थ्रू ही आप प्रोडक्ट डेटा का वैल्यू चेंज कर सकते हो। इज इट अंडरस्टूड व्हाट दिस यूज स्टेट, हाउ दिस यूज स्टेट इज गोइंग टू वर्क? इट विल रिटर्न टू थिंग्स। इट विल रिटर्न टू थिंग्स। जीरोथ इंडेक्स पे वो रिटर्न करता है प्रॉपर्टी, फर्स्ट इंडेक्स पे रिटर्न करता है सेटर फंक्शन, उस प्रॉपर्टी के लिए सेटर फंक्शन। अब इस प्रोडक्ट डेटा का इनिशियल वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे आप जो पास करोगे वो उसका इनिशियल वैल्यू होगा। तो इस केस में प्रोडक्ट डेटा का इनिशियल वैल्यू क्या है? टेल मी नल। व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू? एम्प्टी एरे। तो इसका मतलब प्रोडक्ट डेटा एरे है और उसका इनिशियल वैल्यू क्या है? एम्प्टी एरे। अंडरस्टूड? इज इट अंडरस्टूड? यस। Okay. So use state returns first value as a state variable and second value is a function that modify the state variable. Okay. एंड ये जो सिंटैक्स है जो हमने यहाँ पे यूज किया है, ओके, ये जो सिंटैक्स है जो हमने यूज किया, इसको हम कहते हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग। एरे डिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या? यूज स्टेट विल रिटर्न एरे। यूज स्टेट विल रिटर्न एरे। और एरे के जीरोथ इंडेक्स पे जो है वो अगर हमें लेना है, ओके, वो अगर हमें लेना है तो वी आर गोइंग टू do it this way। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आई एम गोइंग टू गिव इनसाइड द एरे, आई एम गोइंग टू गिव द प्रॉपर्टी नेम, आई एम गोइंग टू गिव द फंक्शन नेम एंड फिर एरे क्लोज करना है। तो दिस इज कॉल्ड एज एरे डिस्ट्रक्चरिंग। कि राइट हैंड साइड पे आपका जो फंक्शन है वो एरे रिटर्न कर रहा है। अब उस एरे में से मुझे सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, जीरोथ इंडेक्स पे जो है वो चाहिए और फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो चाहिए। तो ये मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा है, एरे में लिखा है। So this is called as array destructuring. Understood? Is it understood? What is array destructuring for syntax? यस। Yes? Okay. ठीक है। So now we will use these two things, use effect और use state। ये दोनों चीजें हमें यूज करना है हमारे कंपोनेंट में। And along with that, I also want to use one more thing, and that is Axios। भी मुझे HTTP रिक्वेस्ट सेंड करना है। सो रिएक्ट एप्लीकेशन wants to send, एक मिनट, मे बी कंपोनेंट लाइक, उसके बाद यहाँ पे जस्ट स्लाइड दैट इज लेट्स से Axios। ओके, so Axios is a npm package used sending http requests http requests from react application react application react application to the API. Okay, Axios, to install Axios in project, use following npm command। तो कमांड क्या है? कमांड इज npm install
Axios. ओके, इस कमांड से Axios जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो. एंड देन ओके, Axios पैकेज, सॉरी, Axios instance, okay, is used, is provided by this package, and this can be used to make different HTTP calls. Okay, so Axios dot get function. Axios dot get function sends which request? HTTP get request. Okay, then Axios dot post. What does Axios dot post function do? It sends the HTTP post request. ओके, इट सेंड्स द एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट. तो गेट को हमें सिर्फ यूआरएल पास करना है कि कौन से यूआरएल को गेट रिक्वेस्ट भेजना है. पोस्ट को हमें दो चीजें पास करनी है, यूआरएल एंड कॉमा डेटा. जो डेटा पोस्ट करना है, ओके, मतलब ऐड करना है. एक्सियोस डॉट पुट, पुट में भी यूआरएल एंड डेटा पास करना है कि ये कौन सा रिक्वेस्ट सेंड करेगा. इट विल सेंड एचटीटीपी पुट रिक्वेस्ट. देन एक्सियोस डॉट डिलीट, और जिसको सिर्फ यूआरएल पास करना है, ये क्या करेगा? http delete request. Are you getting this? Yes, that how it is going to work. Yes, ma'am. Okay, तो Axios जब आप इंस्टॉल करोगे, when you will install the Axios, okay, तो एक बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है, एंड दिस ऑब्जेक्ट you can use for making the different http requests. Okay, तो ये स्मॉल ए है. तो अगर आपको गेट रिक्वेस्ट भेजना है तो एक्सियोस डॉट गेट है जिसको यूआरएल भेजना है. पुट रिक्वेस्ट भेजना है तो एक्सियोस डॉट पुट है जिसको दो चीजें हमें भेजनी पड़ेगी, यूआरएल और डेटा, जो अपडेटेड डेटा है वो. पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है, ऐड करना है रिकॉर्ड को, तो एक्सियोस डॉट पोस्ट जिसमें यूआरएल एंड डेटा, जो डेटा ऐड करना है वो. एंड डिलीट है तो एक्सियोस डॉट डिलीट जिसको सिर्फ यूआरएल भेजना है. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज द एक्सियोस. तो अभी एक्सियोस को इंस्टॉल करेंगे हम. तो हमारा वेयर इज दैट कोड, या सो वी आर गोइंग टू इंस्टॉल. सो आई विल ओपन न्यू टर्मिनल, क्योंकि दो अलग अलग टर्मिनल से, एक टर्मिनल में जेसन सर्वर रन हो रहा है, एक टर्मिनल में रिएक्ट एप्लीकेशन रन होगा, और एक टर्मिनल हम रखेंगे फॉर npm कमांड्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm इंस्टॉल एक्सियोस. ओके, npm इंस्टॉल एक्सियोस लिखा. अब एक्सियोस तो इंस्टॉल हो गया. नाउ यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट ये कंपोनेंट है. तो हमने क्या पढ़ा कि कंपोनेंट में अगर मुझे डेटा मेंटेन करना है, कंपोनेंट लेवल का डेटा मेंटेन करना है, तो कौन सा हुक यूज करेंगे? Which hook I'm going to use if I want to create a component level data? Yes. We are going to use state. तो यहाँ पे हम एक कंपोनेंट लेवल का डेटा क्रिएट करेंगे, emp list डेटा, कॉमा उस पे काम करने वाला सेटर फंक्शन. सो सेट emp list डेटा. और ये दो चीजें हमें कौन देगा? यूज स्टेट. तो ये देखो, यूज स्टेट एक बिल्ट इन है रिएक्ट पैकेज में, बिल्ट इन हुक है. और what should be the initial value of emp list data? It should be empty array, right? It should be empty array. और ये import statement अगर ऑटो import नहीं हो रहा है तो आपको टाइप करना होगा. हमने एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है emp list data. उसको मॉडिफाई करने के लिए सेट emp list data ये फंक्शन होगा. और ये दोनों चीजें हमें किसने दी है? यूज स्टेट ने दी है. What will be the initial value of emp list data? Tell me.
एम्प्टी एरे, एम्प्टी एरे। तो यूज स्टेट हमने यूज किया। अब मुझे एपीआई कॉल भेजना है, आई वॉन्ट टू सेंड द एपीआई कॉल। कंपोनेंट में से एपीआई कॉल करना है, किसके अंदर ये लॉजिक लिखना होगा, एपीआई कॉल का लॉजिक? यूज इफेक्ट। यस, यूज इफेक्ट। सो यूज इफेक्ट के अंदर हमें वो लॉजिक लिखना है। सो यूज इफेक्ट जो है, अब देखो यूज इफेक्ट को दो पैरामीटर्स होते हैं। देर आर टू पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर इज अ कॉल बैक फंक्शन, जो एरो फंक्शन है। ये हुआ आपका इज द डिपेंडेंसी एरे। सेकंड इज द डिपेंडेंसी एरे। अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, देन आई विल गो फर्दर। देखो, ये जो पहला है, इसके अंदर हम पूरा लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक टू एग्जीक्यूट, यूज इफेक्ट में जो भी आप लॉजिक एग्जीक्यूट करना चाहते हो, वो इस कॉल बैक फंक्शन में देना है। फंक्शन क्यू उसी एरो फंक्शन में ही देना है। और ये कि आपका ये जो लॉजिक है, ये कब एग्जीक्यूट होना चाहिए। यूज इफेक्ट ये इम्प्लिसिटली कॉल होता है, हम लोग कॉल नहीं करते। अभी तक आपने जो भी टेक्नोलॉजीज पढ़े हैं, सी पढ़ा है, जावा पढ़ा है, उसमें आप क्या करते हो, फंक्शन लिखते हो और फिर डॉट ऑपरेटर से वो फंक्शन कॉल करते हो। डू यू अग्री विद दिस? यू राइट अ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम आप लिखते हो ना, तो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। डू यू अग्री विद दैट? यस, यस। ओके। बट यूज इफेक्ट जो है, ये अपने आप कॉल होने वाला है, ये हम कॉल नहीं करेंगे, ये अपने आप कॉल होता है। तो कब कॉल होना चाहिए, ये बताएगा डिपेंडेंसी आरे। डिपेंडेंसी आरे में हम वो सब नाम मेंशन करेंगे कि जिसका वैल्यू चेंज होने पे ये लॉजिक एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो फिलहाल हमने ये इसे एम्प्टी रखा है। एम्प्टी का मतलब क्या है, कि एक बार एग्जीक्यूट होगा। एम्प्टी मीन्स व्हाट, इट विल बी एग्जीक्यूटेड वंस। ओके, जब ये कंपोनेंट लोड होगा तो यूज इफेक्ट वंस रन होगा। और क्या रन होगा, तो ये लॉजिक रन होगा। तो जब जब डिपेंडेंसी का वैल्यू चेंज होगा, ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। whenever the dependency value is changed, the logic is executed. ओके, तो इस फॉर्मेट में हमें ये यूज इफेक्ट देना है। तो फिलहाल हम इसे एम्प्टी रखेंगे। एम्प्टी एरे मीन्स व्हाट, एम्प्टी एरे मीन्स इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट वन एग्जैक्टली वंस। और क्या एग्जीक्यूट होगा, पहले पैरामीटर में जो भी लॉजिक। लॉजिक आपने दिया है। हेलो, ओके, पहले पैरामीटर में या पहले कॉलबैक फंक्शन में आपने जो भी लॉजिक दिया है, ओके, दैट विल बी दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो अभी फिलहाल हमें क्या लॉजिक लिखना है इस कॉलबैक फंक्शन में, बताओ मुझे। व्हाट शुड बी द लॉजिक इन दिस कॉलबैक फंक्शन, टेल मी। लॉजिक टू मेक और लॉजिक टू सेंड एपीआई रिक्वेस्ट, यस और नो? लॉजिक टू सेंड द गेट रिक्वेस्ट फॉर दिस यूआरएल। डू यू अग्री विद दिस? यस, यस और नो? यस। ओके, so now यहाँ पे I will just create one variable. It's not a state variable, it's a local variable. Const employee URL, जिसमें I will store this URL. I will store this URL, employees URL. और अब यूज इफेक्ट में ये लॉजिक लिखना है। तो अगर मुझे गेट रिक्वेस्ट भेजना है, तो कौन सा पैकेज हम यूज करने वाले हैं, विच पैकेज आई एम यूजिंग फॉर गेट रिक्वेस्ट सेंडिंग? एक्सियोस। तो एक्सियोस डॉट गेट करेंगे यहाँ पे। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर एक्सियोस। हियर यहाँ पे आ रहा है पैकेज एक्सियोस। तो एक्सियोस डॉट गेट, किसको भेजना है यूआरएल, किस में स्टोर्ड है यूआरएल, कौन से वेरिएबल में एम्प्लॉय स्टोर्ड है? एम्प्लॉयज यूआरएल। एम्प्लॉयज एम्प्लॉय। यूआरएल, करेक्ट, वेरी गुड, एम्प्लॉयज यूआरएल। अब ये गेट फंक्शन जो है, ये असिंक्रोनस मैनर में एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा इस यूआरएल को, वहां से डेटा लाएगा। और डेटा लाने के बाद अगर सक्सेसफुली डेटा लाता है, तो चेन लिखना हमें। ये फंक्शन, ये देखो, ये फंक्शन हमें अभी फंक्शन चेनिंग करना है। तो इसको हम तीन फंक्शंस चेन कर सकते हैं। देन, कैच,
एंड फाइनली देन फंक्शन जब चेन करेंगे, व्हेन आई एम गोइंग टू चेन इट देन फंक्शन, इसका मतलब है रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आया है। रिस्पॉन्स क्या आया है? सक्सेसफुली आया है। तो अगर देन फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा? व्हेन अ रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। बट ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब गेट फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होके सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आएगा, तब ये देन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब इस देन फंक्शन को पैरामीटर में आएगा एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अब रिस्पॉन्स डॉट डेटा में हमारा जो भी डेटा आने वाला है, जेसन का डेटा जो भी आएगा, वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में है। वो डेटा हमें किस में फेच करना है? टेल मी। वो डेटा जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में आएगा, वो हमें किसको असाइन करना है? इसमें से किसे असाइन करना है? EMP लिस्ट डेटा। बट कैन आई राइट लाइक दिस? EMP लिस्ट डेटा इक्वल टू RESP डॉट डेटा। कैन आई राइट लाइक दिस? इज इट अलाउड? मैंने क्या बताया? सेट EMP लिस्ट। तो ये ऐसे लिखोगे तो आपको रन टाइम एरर आएगा। तो इसके जगह पे आपको क्या लिखना है? सेट EMP लिस्ट डेटा, और पैरामीटर में भेजना है RESP डॉट डेटा। वो अपने आप जाके EMP लिस्ट डेटा को असाइन हो जाएगा, अपने आप जाके। मतलब ये फंक्शन सिर्फ EMP लिस्ट डेटा पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप जो भी भेजोगे वो ऑटोमेटिकली जाके उस EMP लिस्ट डेटा को असाइन हो जाएगा। इज इट अंडरस्टूड टिल हियर? तो पहले हम क्या कर रहे हाँ हैं? मैम, देन एक्सियोस। कब यूज करना समझ हाँ में बता नहीं रही हूँ, आया। एक मिनट, आई टेल यू। देखो, अभी ये देखो, गेट रिक्वेस्ट आपने भेजा, तो गेट रिक्वेस्ट क्या करेगा? जेसन सर्विस का इंटीग्रेशन करेगा, HTTP गेट रिक्वेस्ट भेजेगा, वो रिस्पॉन्स के लिए रुकेगा, है ना? रिस्पॉन्स के लिए रुकेगा। तो ये देन फंक्शन रिस्पॉन्स के लिए रुका है, ये एग्जीक्यूट होगा क्या डायरेक्टली? टेल मी। जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक ये देन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा क्या? नो। नहीं। सो देन फंक्शन विल वेट फॉर रिस्पॉन्स। सो जब रिस्पॉन्स आएगा, जब रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट प्रॉपरली यहाँ पे रिसीव होगा, तभी ये देन फंक्शन में आपने जो भी लॉजिक दिया है वो एग्जीक्यूट होगा। अंडरस्टूड नाउ? या। Yes. When this response object will get populated with the data, only then this part will execute. तब तक वो execute नहीं होगा। Okay? So it will always wait for response. तो पहले ये part execute होगा। ये part successfully execute होने के बाद, if the response is successful, only then this part will execute. और जो भी response दिया है get function ने, वो इस response object में लोड होगा, और लोड होने के बाद फिर वो सेट EMP लिस्ट डेटा के थ्रू किस में जाएगा? EMP लिस्ट डेटा में जाएगा। अंडरस्टूड? इज इट अंडरस्टूड नाउ हाउ दिस इज गोइंग टू Yes. एग्जीक्यूट? ओके। अब अब हमारे EMP लिस्ट डेटा में तो डेटा आने वाला है। अब हमें क्या करना है? उसको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन लॉजिक ये कंपोनेंट है, राइट? तो इसमें अभी हमें प्रेजेंटेशन लॉजिक लिखना है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल टू एम्प्टी फ्रैगमेंट दिया। एम्प्टी फ्रैगमेंट के अंदर, अब क्योंकि ये EMP लिस्ट डेटा ये एरे है, एरे है, राइट? तो हम लिखेंगे EMP लिस्ट डेटा डॉट, एरे को इटरेट करना है तो विच फंक्शन आई एम गोइंग टू यूज? यस, Map. मैप। करेक्ट, मैप। और इस मैप के अंदर एक एक एम्प्लॉय हमारे पास आएगा। अब जो एक एक एम्प्लॉय बेटा, कल का ही कोड हम थोड़ा सा ले लेते हैं। हाँ, यही कोड लेना है ना हमने। yesterday's code I can reuse over here। सिर्फ हमें क्या करना है? प्रॉप्स डॉट की जगह पे हमें क्या लिखना है? यहाँ पे प्रॉप्स लिखना ही है, सिर्फ EMP लिस्ट डेटा डॉट मैप। सेम नाम है क्या? एक बार देखो, EMP लिस्ट डेटा, यस इट इज। और जो भी डेटा है EMP में एक एक रिकॉर्ड आएगा। अब जो एक रिकॉर्ड आया वो लिस्ट आइटम में दे दिया, ID नेम सैलरी हमने डिस्प्ले कर लिया। अभी फिलहाल ID नेम सैलरी डिस्प्ले करते, इमेज जो है बाद में। एंड देन आई शुड नॉट फॉरगेट टू राइट रिटर्न एलिमेंट। एंड देन फाइनली आई एम गोइंग टू से एक्सपोर्ट
डिफॉल्ट क्या है, वो कंपोनेंट का नाम क्या है, एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, तो हमने एक एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट क्रिएट किया है जो क्या कर रहा है, एपीआई कॉल भेज रहा है, एपीआई से डेटा लाके उसके स्टेट वेरिएबल में रखेगा, और फिर उस स्टेट वेरिएबल का डेटा हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट फॉर्मेट में यूआई प्रेजेंटेशन लॉजिक दिया है, और फिर वो कंपोनेंट उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिस्प्ले करेगा। अंडरस्टूड? तो नाउ आई विल गो इन app.js एंड आई विल रिमूव दिस। इसके जगह पे कौन सा कंपोनेंट डालना है, टेल मी। टूडेज एम्प्लॉय लिस्ट एपीआई डेमो, सी एपीआई डेमो का जो एम्प्लॉय लिस्ट है वो डालना है। ओके, now let us run this application. Let us run this application. So I will say npm. I'll have another window for it. Okay, npm start. Okay, so be sure your JSON server is running. JSON server run हो रहा है। Okay, फिर आपका React application run हो रहा है। Okay, JSON server run नहीं होगा तो आपका application fail हो जाएगा। Okay, so be sure that JSON server is executing. Okay, एक मिनट। Let us check अगर कुछ लोड नहीं हो रहा है। कंसोल पे तो कोई एरर नहीं दिख रहा है। एक मिनट, स्टार्टिंग आ रहा है अभी। हाँ, ये देखो, ठीक है, ये वार्निंग ईच चाइल्ड, ठीक है। वेयर इज दिस डेटा कमिंग फ्रॉम, टेल मी, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है डेटा? इज इट कमिंग फ्रॉम हार्ड कोडेड और इज इट कमिंग फ्रॉम योर जेसन, db.json? हार्ड कोड। नहीं रे, हार्ड कोडेड नहीं है, so db.json। मैम हमने वो इनपुट किया है ना। नहीं, सी यहाँ पे मैंने हार्ड कोड किया है क्या डेटा? हाँ, db.json में हार्ड कोडेड है, बट db.json ये सेपरेट रन हो रहा है, सेपरेट सर्वर पे। देखो 3001 पे वो रन हो रहा है। अंडरस्टैंड दिस, ये 3001 पे रन हो रहा है। फिर रिएक्ट के इस कंपोनेंट ने क्या किया, 3001 को गेट रिक्वेस्ट भेजा, वहां से डेटा लाया और यहाँ पे दिया। ओके, अब देखो, देखो, अगर अगर अब ये देखो यहाँ पे आईडी नहीं आ रहा है। आईडी क्यों नहीं आ रहा है, टेल मी व्हाई द आईडी इज नॉट विजिबल? क्योंकि वहां पे आईडी का की क्या है, आईडी है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ईएमपी आईडी लिखा है, तो इसको हम आईडी कर देंगे। तो नाउ आई शुड बी एबल टू सी आईडी, यहाँ पे भी, की में भी, और यहाँ पे भी। ये देखो आईडी आ गया। नाउ सपोज दैट db.json में मैंने एक नया रिकॉर्ड ऐड किया। ओके, जैसे आप डेटाबेस में ऐड करते हो ना, समझो डेटाबेस में ऐड करते हो, वैसे यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड ऐड कर दिया, 4, एंड यहाँ पे आपने नाम दिया है लेट्स से मिनी, एंड सैलरी दिया है लेट्स से 85,000। बट अगर db.json में कुछ चेंजेस करते हो तो आपको ये जो है वापस रन करना होता है डीबी सर्वर। So वापस you will say JSON server db.json, and now if you go and check in your browser, if you just refresh it, आया? Yes, are you getting this? यस मैम। Okay, तो see, ये मॉक सर्वर हमें क्यों क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास रियल, let's say that you have a Java API ready, you have a Java API ready। एक मिनट, one more thing I will show you, wait, type p code। हम्म, ये देखो, ये एक गूगल पे अगर आप सर्च करोगे जेसन प्लेस होल्डर टाइप कोड, तो उस पे भी आपको फेक एपीआई मिल जाएंगे। ओके, बट उसमें जो डेटा है उसी के साथ आपको काम करना पड़ता है। तो दैट इज द रीजन वी क्रिएट, कमेंट्स है, फोटोज है, यूजर्स है। ओके, तो ये अलग अलग, ये यूआरएल जो है ना, इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। बट वाई आई क्रिएटेड आवर ओन, क्योंकि हमें क्रेड ऑपरेशन करना है हमारे हिसाब से, हमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम करना है। एंड दिस मॉक एपीआई दैट इज देयर ऑन दिस पर्टिकुलर यूआरएल, उसमें एम्प्लॉयज के लिए एज सच कोई कलेक्शन है क्या? डू यू सी एनीथिंग फॉर एम्प्लॉयज? नो।
तो इसीलिए वी क्रिएटेड आवर ओन एपीआई. अंडरस्टूड? सो यू कैन अज्यूम दिस एज अ डेटाबेस. तो डेटाबेस में अभी देखोगे आप कि इसी में हम ऐड करेंगे पोस्ट ऑपरेशन से, इसमें डेटा डायनामिकली ऐड होगा, डायनामिकली अपडेट होगा, डायनामिकली. सो इवन यहाँ पे हार्ड कोड क्या है, मतलब क्या है, जैसे आप डेटाबेस सर्वर ऑलरेडी रहता है उसमें ऑलरेडी डेटा होता है, वैसे ही ये है. आर यू गेटिंग दिस? यस. इज इट अंडरस्टूड हाउ टू क्रिएट अ कंपोनेंट, हाउ टू सेंड द एपीआई कॉल? अगर आपके पास, जिन लोगों का जावा एपीआई हो चुका है, इस यूआरएल के जगह पे आपका जावा एपीआई का यूआरएल डाल दो बस. बट प्रोवाइडेड आपके एम्प्लॉयज में वही फील्ड्स है, आईडी, नेम, सैलरी. ओके. सो इफ यू ऑल आर हैविंग जावा एपीआई क्रिएटेड विद दिस फील्ड, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, सेम, तो यहाँ पे बस आपको यूआरएल चेंज करना है एंड एवरीथिंग इज डायनामिक. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट? इज इट क्लियर? मॅडम तेव्हा मग हाँ. डीबीजेएस हाँ. बनवायची गरज नाही ना मग? गरज नाही. ती मी तेच सांगते की त्या केसमध्ये ही जी स्टेप आहे ना, एनपीएम इन्स्टॉल जेसन सर्व्हर, डीबी डॉट जेसन आणि हे चार स्टेप तुम्ही स्किप करू शकता जर का तुमचे स्वतःचे एपीआय असेल तर. हे तेव्हाच करायचंय जेव्हा तुमच्याकडे एपीआय नाहीये आणि तुम्हाला मॉक एपीआय क्रिएट करायचंय. ओके. मॅम इज इट क्लिअर? हा, टेल मी. सपोज कोणी बॅकएंड वर काम करते आणि फ्रंट एंडचं माहित नाहीये बट डेटा जेसन मध्ये प्रोव्हाइड करायचंय, तर त्या केसमध्ये आपण फक्त एपीआय द्यायचं की मग येस. फाईल येस. आता तू जर का बनवून डीबी? बॅकएंड डेव्हलपर असशील, यू आर अ बॅकएंड डेव्हलपर, तुला रिएक्टशी घेणं देणंच नाहीये ना. इन दॅट केस यू विल जस्ट क्रिएट एपीआय आणि तू त्यांना एपीआय डॉक्युमेंटेशन देणार. जेसन जेसन म्हणजे समज आता मी फ्रंट एंड आहे आणि तू बॅकएंड डेव्हलपर आहेस, राईट? तू बॅकएंड तयार करतेस एम्प्लॉयचं. आता तू कोणत्या यूआरएल वरती काय कोणतं ऑपरेशन देतेस हे मला माहित नाही, बरोबर? मग त्या केसमध्ये तू मला एपीआय डॉक्युमेंटेशन नावाचं एक कॉन्सेप्ट असतं. सी, इफ यू गो अँड चेक ऑन द यूआरएल एपीआय डॉक्युमेंटेशन, येस, स्वॅगर टाईप. स्वॅगर, एक्झॅक्टली, एपीआय डॉक्युमेंटेशन. ओके, तुम्ही प्रोव्हाइड करणार. स्वॅगर वरनं पीडीएफ मध्ये कन्वर्ट करता येतं एपीआय डॉक्युमेंट. तुमच्या जावामध्ये एक पर्टिक्युलर पॅकेज आहे, ते जर का तुम्ही वापरलं ना, तर एक्झएमएल कॉमेंट्स एक कॉन्सेप्ट येतो, ते तुम्ही तुमच्या कंट्रोलर मध्ये टाकलं की तुमच्या जो एपीआय स्वॅगर, स्वॅगर तुम्ही देऊ शकत नाही ना मला, राईट? तर तुम्ही त्या ह्याच्यातून तुमच्या ह्याचं स्वॅगर मध्ये फक्त जेसन तयार होतं, राईट? तर जेसनला तुम्ही पीडीएफ मध्ये कन्वर्ट करू शकता आणि ती पीडीएफ तू मला देणार. मग त्या पीडीएफच्या हिशोबाने मी माझ्याकडे यूआरएल वापरणार. म्हणजे जे मी यूआरएल वापरते ना, हे मी माझ्या मनाने नाही वापरणार. तू जे यूआरएल देशील ते यूआरएल मी इथे टाकणार. अंडरस्टूड? येस मॅम. ओके. सो एक मिनिट, तुला बघायचंच असेल ना, तर मी इथे बघा, स्वॅग डॉक म्हणून एक वेबसाईट आहे. एसव्ही डॉक, हे बघ, ही एसव्ही डॉक दिसते, ही वेबसाईट आहे. तुमच्याकडे जर का एपीआयचं स्वॅगर असेल ना, तुमच्या जावा एपीआयचं स्वॅगर, तर एक मिनिट, तर तू काय करू शकते ना, एक मिनिट, कन्वर्ट स्वॅगर डॉट जेसन टू पीडीएफ. हा, एसव्ही डॉक, हेच ही वेबसाईट आहे. ह्या वेबसाईटवर तू जाशील ना, तर इथे तुला काय करायचंय, तुझं जेसन टाकायचं, स्वॅगरचं जे जेसन तयार होतं ना, तो इथे टाकायचा. माहितीये ना स्वॅगरचा जेसन कुठे? येस मॅम. तुम्ही स्वॅगर ओपन केलं की वरती एक छोटीशी लिंक असते, स्वॅग डॉट जेसन. त्याला क्लिक केली की तुझ्या स्वॅगर जो काही एपीआय डॉक्युमेंट आहे तो जेसन फॉर्मॅटमध्ये येतो. पूर्ण सिलेक्ट करायचं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल व्ही इथं करायचं. आणि ओपन एपीआय 3.0 नुसार असेल तर ह्याला क्लिक करायचं. जर का 3.0 नसेल त्याच्यापेक्षा खालचं व्हर्जन असेल त्याला टिक नाही करायचं. आणि जनरेट म्हटलं की तुझं पूर्ण एपीआय डॉक्युमेंट रेडी होतं, माहितीये का? एव्हरीथिंग इज रेडी. मी तुम्हाला हवं तर उद्या सॅम्पल एपीआय डॉक्युमेंट दाखवते. ते एपीआय डॉक्युमेंट तुम्ही फ्रंट एंड डेव्हलपर्सला देता आणि फ्रंट एंड डेव्हलपर्स त्या यूआरएल्स ला वापरतात. ओके. तो आता हे एक्झाम्पल कळाले का तुम्हाला? हॅव यू अंडरस्टूड दिस एक्झाम्पल? यूज Yes, ma'am. स्टेट, यूज इफेक्ट आणि एक्झिऑस. ओके. सो आता मी स्टेप्स लिहिते. अबाउट स्टेप्स 1 to 4 टू बी फॉलोड
only if there is no real Java or .NET API. Okay.